हेलो फ्रेंड्स, रोहित हेयर। आज हम लोग अगर इस आप एंसेंट हिस्ट्री के सीरीज को देखेंगे तो आज जो सबसे इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं वो है अशोक। अशोक जिसको अशोक द ग्रेट भी बोलते हैं और इस पर डिबेट है, डिस्कशंस है बहुत तरह का। इसका आज हम लोग सारा टॉपिक को कवर कर लेंगे और मैं आपको एश्योर करता हूँ कि एक भी प्रश्न आप इस नॉलेज को बेस बनाकर हर एक प्रश्न को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, चाहे वह नेशनल का पार्ट हो या बिहार स्पेसिफिक हो। यू विल बी इन पोजीशन टू आंसर देम। लेट अस स्टार्ट। पहले एक हम लोग प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। वो प्रश्न ये है कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। मौर्यंस रूल्ड मोर देन द गुप्तास। सेकेंड इज द रॉक एडिक्ट 12 ऑफ अशोक टॉक्स अबाउट द रिलीजियस टॉलरेंस। मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ले लेता हूं और आपको इसका आंसर बता देता हूं। देखिए, पहला स्टेटमेंट गलत है। इट इज नॉट द मौर्यंस हु रूल्ड मोर देन द गुप्तास, इट इज द गुप्तास हु रूल्ड मोर देन द मौर्यंस। तो पहला स्टेटमेंट हो गया गलत। तो ओनली वन करेक्ट, गलत। बोथ 1 and 2 करेक्ट, गलत। सेकेंड स्टेटमेंट देखिए कि रॉक एडिक्ट 12 ऑफ द अशोक टॉक्स अबाउट द रिलीजियस टॉलरेंस। आप इस लेक्चर के बाद आप ये पाएंगे कि यह स्टेटमेंट सही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ओनली 2 करेक्ट। क्यों? अगर आप देखेंगे तो रॉक एडिक्ट 12 टॉक्स अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ, इट टॉक्स अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ महामात्राज। तो इसमें अपॉइंटमेंट ऑफ स्त्री महामात्राज की बात करता है जो कि मोरालिटी से डील करता है। वो महामात्राज हैं जो मोरालिटी को एस्टेब्लिश करते हैं। तो रॉक, आप लेक्चर के बाद में आपको पता चल जाएगा आज के लेक्चर में कि रॉक एडिक्ट 12 टॉक्स अबाउट द रिलीजियस टॉलरेंस। तो हेंस ओनली सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट और यही उसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न आप देखिए कि 60 से 62वीं बीपीएससी में प्रश्न आया है कि कलिंग किंग खारवेल वाज एसोसिएटेड विथ महामेघवाहना डायनेस्टी, छेदी डायनेस्टी, सतवाहना डायनेस्टी, रथभोजक डायनेस्टी। और ये जो ऑप्शंस है, इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर इस लेक्चर को बिना पढ़े देंगे तो मोस्ट ऑफ यू विल गो विथ आंसर छेदी डायनेस्टी या महामेघना डायनेस्टी, जो कि दोनों गलत है। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में इसका आप आंसर देखेंगे। इसका उत्तर देने योग्य आप इस लेक्चर के बाद जरूर हो जाएंगे। इस लेक्चर में जो कलिंग वार के बारे में मैं बताऊंगा तो यू विल बी इन पोजीशन टू आंसर दिस। नाउ लेट अस मूव टू फ्यू मोर क्वेश्चंस। अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर अशोक हैज कंस्ट्रक्टेड हाउ मेनी स्तूपास। देखिए, यूपीएससी में इस तरह के प्रश्न नहीं आते हैं, पर अगर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो इस तरह के प्रश्न कभी कभी आपको मिल जाते हैं। इसका करेक्ट उत्तर है 84,000 और इस चीज़ को आप अपने नोट्स में कहीं लिख लीजिएगा। हम ये मानकर चल रहे हैं कि थोड़ा बहुत आपको नेशनल हिस्ट्री का आइडिया है, इसलिए इन तरह के प्रश्न को ले रहा हूँ। 84,000 है, इसमें कुछ भी नहीं है, ये सिंपल एक फैक्ट है और मैं भी कुछ नहीं कर सकता। अशोक धम्मावास मोरल कोड, रिलीजियस कोड, वार कोड, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। करेक्ट आंसर इज मोरल कोड। ये भी चीज़ का एक्सप्लेनेशन जो है, अगर आप इसका चाहेंगे तो एक्सप्लेनेशन आज के लेक्चर के बाद आपको मिल ही जाएगा। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द अशोक। जब हम अशोक को स्टार्ट करते हैं तो आप ये पाएंगे कि अशोक के समय में क्या हो रहा है कि अशोक का पीरियड जो है 273 से 232 बीसी है। पर यह प्रश्न उठता है कि अगर आप बुक्स पढ़ रहे होंगे तो आप देखेंगे कि अशोक का कोरोनेशन 269 बीसी में होता है। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। देन व्हाट इज दिस डिफरेंस ऑफ द 4 years? अशोक राजा बनते हैं 269 बीसी में, पर थ्रोन पे माना जाता है कि 279 है ये, सॉरी, इट इज 279, नहीं 273, ठीक है। तो 273 बीसी से 269 में इनका क्या होता है, 4 साल क्या होता है, तो आप देखेंगे कि 4 साल तक युद्ध छिड़ता है अशोक के भाइयों के बीच में और उसमें अशोक विजयी होते हैं। तो कहने का मतलब है कि 4 साल इनके फादर के मृत्यु के बाद 4 साल तक युद्ध होता है कि कौन राजा बनेगा मगध का, और फाइनली अशोक सक्सीड करेंगे 269 बीसी में, और 269 बीसी में अशोक मगध के थ्रोन पर बैठेंगे। ये 261 बीसी वाला भी डेट हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 269 बीसी में आप देखेंगे कि कलिंगा वार होता है,
जिसको कलिंग विजय भी बोलते हैं, ठीक है। तो कलिंगा वार 261 BC में हो गया। पर वी हैव एनफ ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द अशोक, वी हैव दैट मच ऑफ द एबंडेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट अशोक प्राइमरली बिकॉज अशोक का जो इंस्क्रिप्शंस थे दैट वाज डिकोडेड। इट वाज डिकोडेड बाय हुम? इट वाज डिकोडेड बाय द जेम्स प्रिंसेप। ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है। इट वाज डिकोडेड बाय द जेम्स प्रिंसेप व्हेन? इट वाज डिकोडेड बाय द जेम्स प्रिंसेप इन 1837। तो दिस 3 डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ लेट अस मूव कि अशोक का नाम क्या रहा है, अशोक कैसे कैसे क्या करते हैं। अगर आप अशोक के नाम के बारे में देखेंगे तो अशोक का जो नाम रहा है वो है देवनम प्रियदर्शी। कुछ किताब इसको देवनम प्रियदर्शी भी कहता है, देवनम प्रियदर्शी भी है या देवनम प्रियदर्शी भी है। कहने का मतलब है कि जो मैक्सिमम इंस्क्रिप्शंस हैं उसमें अशोक का नाम अशोक नहीं मेंशन्ड है, मैं ये बताना चाह रहा हूं। तो अशोक का नाम अशोक कहां मेंशन्ड है? अशोक का नाम बेसिकली मस्की वाले इंस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है, गुजारा नेतूर वाले में मेंशन्ड है, और भी ऐसे इंस्क्रिप्शंस हैं। देखिए कुछ किताब लिखता है कि केवल मस्की और गुजरा वाले इंस्क्रिप्शंस में अशोक का नाम अशोक है, रण्यो अशोक है, पर वो गलत है। और भी इंस्क्रिप्शंस हैं, मोटा मोटी 47, 48 या अप्रोक्सीमेटली 50 ऐसे इंस्क्रिप्शंस हैं जहां पे हमें जानकारी मिलता है कि देवनम प्रियदर्शी जो राजा हैं इन्हीं का नाम अशोक है। उसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है मस्की वाला, गुज्जरा वाला और नेतूर वाला। जो मस्की वाला इंस्क्रिप्शन है उसको जो डिकोड करने वाले जो व्यक्ति हैं एक मैरीन इंजीनियर हैं, उनका नाम है सी बेडन। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये नाम भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। पर जो अशोक का नाम है देवनम प्रियदर्शी, ये जो है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप देखेंगे तो इसका मतलब होता है बिलवेड ऑफ गॉड। अब आप देखिए यहां पर आ गया गॉड, इसका मतलब क्या है कि बिलवेड ऑफ गॉड। इनका नाम ऐसा है जिसका मतलब होता है कि बिलवेड ऑफ गॉड। ये बताता है कि ठीक है ये बुद्धिज्म को एडॉप्ट कर लिए हैं पर इन्होंने हिंदुइज्म को नहीं नकारा है। मतलब इनका लव एंड रेस्पेक्ट फॉर हिंदुइज्म was intact. Are you getting what I am trying to state? And this is what is the meaning of Ashoka the Great. मतलब वो बाद में आप फिर देखिए कि वो रिलीजियस टॉलरेंस की तरफ भागेंगे। वो हैं क्या? बुद्धिस्ट। पर उनके नाम में क्या है? बिलवेड ऑफ गॉड। गॉड की बात कर रहा है। गॉड की परिकल्पना किस धर्म में है? हिंदुइज्म में है। तो इनके नाम का ही है देवनम प्रियदर्शी। तो इनका नाम ही ये बताता है ही इज अ बिलवेड ऑफ गॉड। और यहां से आपको ये पता चलता है कि इनका लव फॉर द हिंदुइज्म वाज इंटैक्ट डिस्पाइट द फैक्ट दैट ही वाज अ बुद्धिस्ट। आई होप आई मेड माई पॉइंट वेरी क्लियर। ठीक है, अब आगे आप देखिए अशोक द ग्रेट क्यों है। अगर आप अशोक के इंस्क्रिप्शंस अभिलेख को आप देखेंगे, अगर अशोक के अभिलेख को आप देखेंगे तो अशोक के अभिलेख को आप पाएंगे कि अशोक के अभिलेख बेसिकली प्राकृत भाषा में है। अशोक किस धर्म को फॉलो करते हैं? अशोक जिस धर्म को फॉलो करते हैं वो है बुद्धिज्म। बुद्धिज्म के टेक्स्ट किस भाषा में है? बुद्धिज्म के टेक्स्ट होते हैं पाली भाषा में। इंस्क्रिप्शंस किस भाषा में है? प्राकृत में है। अगर अशोक चाहते तो जितने भी अभिलेख हैं उसको बोलते कि भाई उसको तुम पाली में छपवा कर रखो। पर मामला यह है कि अशोक के जो लोग हैं, जो जनता है, वह प्राकृत समझती थी। उसके चीज़ों के, उसके भावना को, उसके सहूलियत को देखते हुए अशोक के जो बुद्धिस्ट के टेक्स्ट थे उसको पाली में छपवाने के बजाय अशोक प्राकृत में छपवाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अशोक ऑटोक्रेट नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि अशोक क्या है? वो मतलब जनहितैषी कार्य करते हैं जिससे जनता को सहूलियत हो। अशोक का मतलब ये हो गया कि अशोक ने इम्पोज नहीं किया। क्या इम्पोज? पाली को इंपोज नहीं किया अपने जनता पे। तो अशोक के मैक्सिमम अभिलेख प्राकृत भाषा में हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अशोक के अभिलेख ग्रीक में नहीं पाए गए हैं, खरवस्थी स्क्रिप्ट में नहीं पाए गए हैं, ब्रह्मी स्क्रिप्ट में नहीं पाए गए हैं। जो अगर आप ब्रह्मी स्क्रिप्ट देखेंगे तो हम लोग क्या लिखते हैं? लेफ्ट टू राइट लिखते हैं। ये लेफ्ट भाषा है। आप दाहिने से बाएं ऐसे ऐसे हम लोग लिखते चलते हैं। अभी भी हम लोग लेफ्ट टू राइट लिखते हैं। पर अगर आप उर्दू वगैरह देखें तो वो ऐसे चलता है,
राइट टू लेफ्ट चलता है, उसको आप कहते हैं कि खरोअस्थी। और एक होता है ग्रीक भाषा, जिसको आर्मेइक भाषा भी बोलते हैं। तो अशोक के जो इंस्क्रिप्शंस कांधार, उस समय अफगानिस्तान वाला जो पूरा बेल्ट है वो मगध के अंदर आता था, तो जो इंस्क्रिप्शंस कांधार में पाए गए हैं वो ग्रीक स्क्रिप्ट में लिखे हुए हैं। दो जगह की जो इंस्क्रिप्शंस हैं, एक है शाहबाज गढ़ी और एक है मानसेरा। ये न्यूज़ में रहता है मानसेरा। ये दोनों जगह कहाँ पे हैं? पाकिस्तान में हैं। उस समय पाकिस्तान तो भारत का पार्ट था। तो शाहबाज गढ़ी में इंस्क्रिप्शंस और मानसेरा वाले इंस्क्रिप्शंस खरोअस्थी में हैं, और बाकी जितने इंस्क्रिप्शंस हैं, मैक्सिमम इंस्क्रिप्शंस जो हैं वो ब्रह्मी स्क्रिप्ट में हैं, प्राकृत भाषा में हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि अशोक के इंस्क्रिप्शंस वेर नॉट ओनली इन द खरोअस्थी स्क्रिप्ट, इट वाज इन द ब्रह्मी स्क्रिप्ट, इट वाज इन द ग्रीक स्क्रिप्ट ऑल्सो, अरबिक स्क्रिप्ट ऑल्सो। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू emphasize over here. Now let us move about few important pillars which give the information about the अशोक। अशोक के बारे में हम लोगों को इसलिए इंफॉर्मेशन मिल पाता है कि ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं, आप देखिए इंस्क्रिप्शंस पर, इन चीज़ों को जेम्स प्रिंसेप ने डिकोड कर दिया। और जब डिकोड किया तो हमारे लिए बहुत आसान हो गया कि इस पर क्या क्या लिखा हुआ है। एंड हेंस वी हैव सो मच ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट द अशोक एंड ऑल। एक जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, वो है रुम्नी देई पिलर इंस्क्रिप्शंस। रुम्नी देई पिलर इंस्क्रिप्शन है कहाँ? तो इसका आंसर है लुम्बिनी। लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल। ये किस लिए फेमस है? भगवान बुद्ध का जन्म हुआ है। तो अगर आप अशोक, क्या है कि अशोक जब अपने 20वें साल में रहते हैं साम्राज्य के, तो ये तो बुद्धिज्म ऑक्युपाई कर लेते हैं, बुद्धिज्म मान लेते हैं। तो 20वें साल में भगवान बुद्ध की जहाँ जन्मस्थली है वहाँ पे दर्शन करने जाते हैं, और 20वें साल में, और इतने मतलब भाव विह्वल हो जाते हैं कि वहाँ के जो लोग हैं वो जो लैंड रेवेन्यू देते थे, 1/6 ऑफ 1/6 ऑफ द टोटल प्रोड्यूस देते थे, उसको अशोक घटा के 1/8 कर देते हैं। अब देखिए, यहीं से हम लोगों को एविडेंस मिलता है कि अशोक के टाइम जो लैंड रेवेन्यू था 1/6 था। ठीक है, तो विच इंस्क्रिप्शन गिव्स अस द आइडिया? इट इज रुम्नी देई पिलर इंस्क्रिप्शंस। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इस तरह से आप उसको डिकोड करें तो घटाकर 1/8 कर देते हैं अशोक। नाउ लेट अस मूव about the more inscriptions which gives us the idea. One is the Bhavru pillar inscriptions, and this is very important for our examination point of view, क्योंकि भवरू पिलर इंस्क्रिप्शंस कहाँ में मिलता है? Which is found in राजस्थान। राजस्थान में कहाँ? तो राजस्थान में एक टेम्पल है जिसका नाम है बैरात टेम्पल। उसी के सामने आपको मिलता है भवरू पिलर इंस्क्रिप्शंस। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? इसी पिलर इंस्क्रिप्शंस में अशोक ने अपने आप को मगध का राजा घोषित करते हैं, अपने आप को डिक्लेयर करते हैं कि आई एम अ मगध किंग। तो अगर आपसे पूछता है, बिहार का एग्जाम है, कि किस इंस्क्रिप्शंस में अशोक अपने आप को मगध के राजा डिक्लेयर करते हैं, तो इट इज़ भवरू पिलर इंस्क्रिप्शंस। और अगर आपसे प्रिसाइजली पूछा जाए तो अपने आप को ये लिखते हैं पियादेसी राजा मगध। ये चीज इंस्क्रिप्शन है जो भवरू पिलर इंस्क्रिप्शंस मिलता है उस पर लिखा हुआ है। ये जो लिखा हुआ है, जो टेक्स्ट आप देख रहे हैं, ये लिखा हुआ है पियदसी राजा मगध। तो कहने का मतलब है, रीटरेट मैं कर रहा हूं कि भवरू पिलर इंस्क्रिप्शन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर बीपीएससी एग्जामिनेशन। अब एक आप देखेंगे कि अशोक के बारे में और इंफॉर्मेशन हमें इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन से मिलता है। तो ये जो इलाहाबाद का पिलर इंस्क्रिप्शन देख रहे हैं, ये 3 चरण में है, 1, 2। तो एक राजा 1 के बारे में लिखा हुआ है, सेकेंड राजा के बारे में लिखा हुआ है, थर्ड राजा के बारे में लिखा हुआ है। एक राजा, सेकेंड राजा, थर्ड, 3 राजा के बारे में मिलता है, इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको आप इलाहाबाद प्रशस्ति भी बोलते हैं। तो जो पहला राजा के बारे में आपको मिलता है, उस राजा का नाम है अशोक। जो सेकेंड राजा हैं उसका नाम है समुद्रगुप्त, और जो थर्ड राजा हैं उनका नाम है जहांगीर। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है, अगर नेशनल हिस्ट्री का पार्ट देखें, कि इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शंस में किसके किसके बारे में जिक्र है, तो अशोक के बारे में है, समुद्रगुप्त के बारे में है, जहांगीर के बारे में है। तो अशोक वाला जो इंस्क्रिप्शन है किस भाषा में है? अभी आपको हमने बता रखा है कि अशोक किस में लिखवाते थे? प्राकृत में। समुद्रगुप्त किस भाषा में लिखवाते थे?
तो ब्रह्मी स्क्रिप्ट इनका था। जहांगीर क्या पेंटिंग के बारे में जिक्र है और इनका जो स्क्रिप्ट है वो है नस्तालिक स्क्रिप्ट। अशोक के बारे में क्यों इंपॉर्टेंट है इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, अचानक मैंने क्यों लिया? यहां पर अशोक के बीवी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है और अशोक के बेटा के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है। इसमें यह इंफॉर्मेशन है कि अशोक का बेटा का नाम है तेवारा और इनकी वाइफ की नाम है कारुवाकी। Hence, this becomes important for our examination point of view. What this inscription talks about the समुद्रगुप्त, ये जो इंस्क्रिप्शन है समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट रहे हैं हरिसेन। यही हरिसेन समुद्रगुप्त का इलाहाबाद प्रशस्ति लिखते हैं और उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। एक चीज़ मैं ये भूल गया कि जो अशोक वाला पिलर, जो अशोका इंस्क्रिप्शन है यहाँ पर, उसमें 27th ईयर में क्या क्या काम किया है अशोक, उसके बारे में भी जिक्र है। उसके पत्नी के बारे में जिक्र है, उनके बेटा के बारे में जिक्र है और 27th ईयर ऑफ रूल में क्या क्या वो करते हैं उनके बारे में जिक्र है। समुद्रगुप्त वाला ब्रह्मी स्क्रिप्ट में है, हरिसेन लिखते हैं। जहांगीर का बेसिकली उसमें पेंटिंग के इंटरेस्ट के बारे में डिपिक्ट किया हुआ है। आपको पता होगा कि जहांगीर बहुत बड़े पेंटर भी रहे हैं और नस्तालिक स्क्रिप्ट में है, इससे ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। नाउ द नेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। जो सारनाथ पिलर इंस्क्रिप्शंस है, ये जो आप देख रहे हैं हम लोग का, जो भी आप लेटर पैड देखते होंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, आप राष्ट्रपति वगैरह का, या जितने भी गवर्नमेंट पोस्ट पर लोग बैठे होते हैं, ये हम लोग एम्बलेम है, भारत का एम्बलेम है। ये भारत का एम्बलेम है कहाँ से लिया गया है? सारनाथ पिलर इंस्क्रिप्शन से लिया गया है। और ये जो सारनाथ पिलर इंस्क्रिप्शन है कौन बनवाते हैं? सारनाथ पिलर इंस्क्रिप्शन अशोक बनवाते हैं। इस पिलर इंस्क्रिप्शन में अशोक का क्या नाम मेंशन्ड है? इस पिलर में अशोक को लिखा गया है धर्मा अशोक। ठीक है, तो ये एक एडेड इंफॉर्मेशन है और यहां से हमें यह पता चलता है कि अशोक का नाम धर्मा अशोक है। ठीक है, लेट अस मूव, इससे ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं है। अब आप सांची स्तूपा पर आ जाइए। सांची स्तूपा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप सांची स्तूपा को जिक्र करेंगे तो कहा जाता है कि अशोक ने कितने स्तूपा बनाए हैं? 84,000 टोटल स्तूपा बनाए हैं। पर उस सब स्तूपा में सबसे सुंदर, सबसे बेस्ट स्तूपा, मैक्सिमम ऑफ द हिस्टोरियन, देखिए सबसे सुंदर और सबसे बेस्ट स्तूपा क्या है, ये तो सब्जेक्टिव चीज़ है, पर मैक्सिमम हिस्टोरियन का ये मानना है कि जो सांची वाला स्तूपा है जिसके अशोक ने बनाया है, ये बेस्ट स्तूपा है। तो सांची स्तूपा वाज बिल्ट बाय होम? अशोक। सांची स्तूपा बेस्ट स्तूपा माना जाता है सुंदरता के दृष्टिकोण से। और सांची वाले स्तूपा को कौन डिस्कवर किए हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम। इनका हम नाम ऐसे भी लिखते हैं, आगे भी हमें जरूरत पड़ेगा। एसी लिखेंगे तो अलेक्जेंडर कनिंघम हो गया। बेस्ट स्तूपा है, बस हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है, नेशनल हिस्ट्री का पार्ट है नहीं। एक है भरहुत स्तूपा। आप देखें तो रिमेनेंट ऑफ द भरहुत स्तूपा। भरहुत स्तूपा कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। भरहुत स्तूपा जो है इसको भी डिस्कवर किसने किया है? अलेक्जेंडर कनिंघम ने डिस्कवर किया है। भरहुत स्तूपा को स्टार्ट कौन किया बनाना? अशोक। इसको फिनिश और कंप्लीट कौन करते हैं? सुंगास। आपको पता होना चाहिए कि मैंने पहले बता रखा है मौर्य डायनेस्टी के बाद कौन आएंगे? सुंगास आएंगे। और सुंगास के एंसेस्टर्स कहाँ के रहने वाले हैं? उज्जैन के रहने वाले हैं। तो अगर आपसे पूछता है कि जो सुंगास आते हैं इनके एंसेस्टर्स कौन हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, तो उज्जैन के रहने वाले हैं। अगले लेक्चर में हम लोग सुंगास के बारे में ग्रेट डिटेल में पढ़ेंगे। तो भरहुत स्तूपा इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर अस, हमें थोड़ा पता होना चाहिए। अब देखिए अशोक और बुद्धिज्म पर हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे कि अशोक बुद्धिज्म जब अपनाते हैं तो इसमें थोड़ा सा डिबेट है कि अशोक को कुछ किताब आप देखेंगे कि अशोक को बुद्धिज्म में कौन लेकर आते हैं या कौन दीक्षा देते हैं। कुछ किताब कहेंगे कि निगरोध दीक्षा देते हैं और कुछ किताब कहेंगे कि उपगुप्त देते हैं और कुछ किताब कहेंगे कि मोगालीपुत्तिशा देते हैं। हमारी कोशिश यही है कि आपको एक इंफॉर्मेशन दे के हम आगे नहीं बढ़ें। हमारी कोशिश ये रहती है कि आपको हम सारे फैक्ट्स बता दें और हम आप पर छोड़ दें कि आप कॉल लें कि इसमें कौन सही है।
कुछ किताब कहेंगी कि निग्रोध ने दीक्षा दिया, बच्चा है कोई निग्रोध, कम एज के हैं। कुछ किताबें कहेंगी कि उपगुप्त ने दिया, कुछ कहेंगी मोदगाली-पुत्तिषा ने दिया। देखिए, अगर आप बहुत लॉजिकल वे में आप सोचें तो आप ये पाएंगे कि थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ होने वाला है? थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल पटना में हो रहा है। उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? उसकी अध्यक्षता मोगाली-पुत्तिषा कर रहे हैं। जब इतने बड़े बुद्धिस्ट काउंसिल का अगर जो उसका अध्यक्षता कर रहे हैं मोगाली-पुत्तिषा, और ये ले किससे रहे हैं दीक्षा? उपगुप्त। इसका मतलब कि अगर ये उपगुप्त से दीक्षा लिए होते तो उपगुप्त को ही ये जो काउंसिल है उसकी अध्यक्षता देते, नया आदमी को क्यों देंगे? या अगर अशोक जब राजा हैं तो सबसे बड़े उस समय के पुरोहित और पृष्ठ और मॉन्क हैं उनसे लेंगे, ना ही कि उपगुप्त से लेंगे। तो बहुत सारे हिस्टोरियंस हैं। अगर आप हिस्टोरियन एले वैडल की बात करें, अगर आप हिस्टोरियन वेमैन की बात करें, इन लोगों का कहना है कि वो दीक्षा उपगुप्त से लेते हैं। वही उपगुप्त का दूसरा नाम मोगाली-पुत्तिषा है। ठीक है, उपगुप्त ही मोगाली-पुत्तिषा हैं। जिस तरह से विष्णुगुप्त ही चाणक्य हैं, विष्णुगुप्त ही कौटिल्य हैं, उसी तरह से उपगुप्त ही मोगाली-पुत्तिषा हैं। और ये मोगाली-पुत्तिषा की एक किताब है जिसका नाम है कथावस्तु। उस किताब का नाम है मोगाली-पुत्तिषा की किताब है कथावस्तु। और जो निग्रोध के बारे में जिक्र है वो बेसिकली महावंसा कहती हैं, जो सिनहेलिज टेक्स्ट हैं। महावंसा ये कहती हैं कि निग्रोध से दीक्षा लेते हैं, और जो बाकी बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं वो मोगाली-पुत्तिषा या उपगुप्त की बात करती हैं। तो जो डिबेट है, डिस्कशंस है, मैं आप पर छोड़ता हूं। सारा पक्ष आपके सामने मैंने रख दिया। अब देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, वो है कलिंग। जो कलिंगा वार है वो 261 BC में फॉट किया गया अशोक के द्वारा। पर जो कलिंगा वार जो है, कलिंगा का कैपिटल कहाँ है? कलिंगा का कैपिटल है तोसली। ठीक है, अभी कलिंग कहाँ है? उड़ीसा में है। जब इन्वेड करते हैं अशोक तो कलिंग का राजा कौन है? नंदराज। ये रूलर है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये किस डायनेस्टी का है? देखिए, कुछ किताब कहेंगे कि ये छेदी डायनेस्टी का है, कुछ किताब कहेंगी कि महामेघवाहना डायनेस्टी का है। पर छेदी डायनेस्टी को ही महामेघवाहना डायनेस्टी कहते थे। और है, या तो छेदी डायनेस्टी था या इसी छेदी डायनेस्टी को महामेघवाहना डायनेस्टी बोलते हैं। तो आपके पास अगर ऑप्शन छेदी भी रहे, महामेघवाहना भी रहे, तो दोनों है। पर अपने बीपीएससी में तो ऑप्शन ई हो जाएगा। ई तरह का ऑप्शन होते हैं, तो इस तरह से आप उसको डिकोड करेंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर में अशोक ने कलिंगा पर क्यों विजय किया? देखिए, कलिंग अगर आप पढ़ रहे हों तो हमने पहले पिछले लेक्चर्स में बता रखा है कि कलिंग मगध का पार्ट था। कौन उसको किया है? महापद्मनंद। महापद्मनंद किस डायनेस्टी के हैं? नंद डायनेस्टी के हैं। इसके बाद कौन डायनेस्टी आ रहा है? आपको मौर्यंस आ रहे हैं। भाई, जब तुम कलिंग जो है महापद्मनंद के अंदर नंद का पार्ट था, उसी के बाद में रूलर मौर्य बनते हैं, तो कलिंग कह रहा है कि अब हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। कलिंग का आप मैप देखेंगे तो ये ईस्टर्न कोस्ट पर है। और यहां से क्या हो रहा है? यहां पर अभी भी आप देखेंगे कि उड़ीसा में बहुत पोर्ट है। तो ये साउथ ईस्ट का ट्रेड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कलिंग। अब कलिंग कह रहा है, जो नंद राजा है, ये कह रहा है कि मैं इंडिपेंडेंट रहूंगा, मैं मगध का पार्ट नहीं हूं। जब मगध के पार्ट नहीं है तो अशोक अटैक करेगा। अशोक कहेगा कि जब तुम नंदा डायनेस्टी के समय हमारे अंदर हो सॉरी, तो अभी भी आप हमारे अंदर रहेंगे, और नंदराज पर अटैक करेगा। और कहा जाता है कि कलिंग में तकरीबन 1 लाख लोगों की मौत होती है कलिंग युद्ध में, और यहीं से इनका हृदय परिवर्तन होता है और ये बुद्धिज्म को अपनाते हैं और वार को छोड़ देते हैं। भेरू घोष रिप्लेस्ड बाय धम्मा घोष। जो भेरू घोष से युद्ध होता था, डिक्लेयर किया जाता था, उसको रिप्लेस कर दिया जाता है और धम्मा घोष उसका जगह ले लेता है। पर ये जो सच्चाई है, आप पूछेंगे कि ये जो आप बात बता रहे हैं इसमें क्या सच्चाई है? तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन जो उड़ीसा में है वहाँ पर चीज़ें मेंशन्ड हैं। अशोक का अगर आप देखेंगे तो अशोक के रॉक एडिक्ट 13 में कलिंग वार के बारे में मेंशन्ड है। तो ये दोनों सोर्स
हमें कलिंगा वार के बारे में बताते हैं कि बहुत एक भीषण युद्ध होता है अशोक और नंदराज में, जो कि छेदी वंश का था या महामेघवाहना डायनेस्टी का था, और इस पर कलिंग पर विजय प्राप्त करते हैं अशोक, और यहाँ पर धम्मघोष रिप्लेस्ड द भेरू घोष। बट अब रॉक एडिक्ट 13 के बारे में जिक्र आ गया, तो रॉक एडिक्ट 13 डजंट टॉक ओनली अबाउट कलिंगा वार, इट टॉक्स अबाउट मेनी थिंग्स। रॉक एडिक्ट 13 ये बताता है कि अशोक का बहुत अच्छा रिलेशन था तुर्मयाज से, इसी को आप बोलते हैं फिलाडेल्फस। ये कहां का राजा है? इजिप्ट का राजा है। अशोक का बहुत अच्छा रिलेशनशिप है सीरिया के राजा एंटियोकस से। अशोक का बहुत ही अच्छा एक रिलेशन है मैकेडोनिया का राजा है एनिकिनी। तो कहने का मतलब है कि रॉक एडिक्ट 13 does not talk only about the Kalinga War, it talks about its diplomatic and trade relation with other countries also, with other rulers also। यहां से एक चीज हम और निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अशोक के जो संबंध हैं वो, ये जो रूलर्स हैं ये क्या हैं? अशोक के कंटेम्पररी रूलर्स हैं। हम ये भी इससे निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो रॉक एडिक्ट 13 इस चीज के बारे में भी बताता है। रॉक एडिक्ट 13 एक चीज और के बारे में बताता है कि रॉक एडिक्ट 13 टॉक्स अबाउट चोलाज, चेराज, पांड्याज एंड ताम्रपानी। ताम्रपानी मतलब हो गया श्रीलंका। चेराज को आप देखेंगे ना तो इसको कहा जाता है सतिया पुत्र, इसको कहा जाता है केरला पुत्र। इनके बारे में मेंशन्ड है, और यहां से एक चीज ये निष्कर्ष निकाला गया है कि ये इंस्क्रिप्शंस में ये कहा गया कि अशोक का जो एम्पायर है वो असम और डीप साउथ मतलब क्या हो गया? चोल चेर, यहां पे हो गया श्रीलंका, चोल चेर पांड्याज मतलब वही चेराज मतलब हो गया केरला पुत्र। तो असम और डीप साउथ ये छोड़कर पूरा चीज अशोक के अंदर था। तो रॉक एडिक्ट 13 ऑल्सो टॉक्स अबाउट द चोला, चेरा, पांड्याज एंड ताम्रपानी। और इनके बारे में अगर पूछेगा कि इनके बारे में स्पेसिफिकली किस एडिक्ट में मेंशन्ड है, तो वह है रॉक एडिक्ट 2। अब मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि रॉक एडिक्ट 2, देखिए हमारा एक कोशिश यही है कि हम आपको हिस्टोरियन के तरह नहीं पढ़ाए, हम आपको ये बताएं कि आपके लिए एग्जाम में चीजें आसान हो। रॉक एडिक्ट 2 एंड रॉक एडिक्ट 13, दिस ऑल 2 एडिक्ट गिव्स द रेफरेंस अबाउट चोला, चेराज, पांड्याज एंड ताम्रपानीज। ये बता रहे हैं कि अशोक, ये दोनों इंस्क्रिप्शंस ये बता रहे हैं कि अशोक का जो एम्पायर है वो डीप साउथ में नहीं था, डीप साउथ के ऊपर था। ये वाला पोर्शन तक अशोक हैं, इसके नीचे अशोक के अंदर नहीं है। श्रीलंका भी अशोक के अंदर नहीं है, मैं ये बताना चाहता हूं। एंड फ्रॉम वेयर वी गेट द एविडेंस? वी गेट द एविडेंस फ्रॉम रॉक एडिक्ट 2 and 13 combined. I am time and again emphasizing on this because we have the option E। अगर मानते हैं कि सेकंड रहेगा, 13 रहेगा, ऐसा ना कि आप सेकंड को हिट करके आ जाएं और 13 को हिट करके आ जाएं, आप E को हिट कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये आपके चीज़ बारे में हो गया। अब चूंकि यहीं पर बात हो रही तो कुछ चीज़ हम लोग और रॉक एडिक्ट के बारे में अगर डिस्कस कर लेंगे तो आपके लिए भी आसान रहेगा। शायद हमने स्लाइड बना के रखा है। एक तो है कि रॉक एडिक्ट 1 किस चीज के बारे में बात करता है? रॉक एडिक्ट 1 ऑफ अशोक एनिमल किलिंग को बैन करता है। बोलता है कि ऐसा नहीं कि उसको बंद ही कर देता है, पर ये बोलता है कि राजा के यहाँ जो खाना बन रहा है उसमें एनिमल किलिंग नहीं होगा। एनिमल किलिंग को बंद करने की रॉक एडिक्ट 1 बात करता है। रॉक एडिक्ट 7 जो है ये सबसे बड़ा रॉक एडिक्ट है। लार्जेस्ट रॉक एडिक्ट कौन है? रॉक एडिक्ट नंबर 7। रॉक एडिक्ट 12, अभी चूंकि 13 इंपॉर्टेंट है तो 12 भी इंपॉर्टेंट है। तो रॉक एडिक्ट जो रिलीजियस टॉलरेंस की बात करेगा। कैसे? वो बोलता है कि देयर विल बी द अपॉइंटमेंट ऑफ स्त्री महामात्राज। मतलब अगर आप बुद्धिज्म को मान रहे हैं
तो आप जैनिज्म को नीचे नहीं दिखा सकते हैं, आप हिंदुइज्म को नीचे नहीं दिखा सकते हैं, आप जो और चार्वक फिलॉसफी है उसको नीचे नहीं दिखा सकते हैं। आप अपनी बात रखिए, पर ये भी अपनी बात रखेंगे, इनके धर्म की आपको इज्जत करनी होगी। अगर आप इज्जत नहीं करेंगे तो किसको कंप्लेन करेगा? स्त्री महामात्रा जो हैं उनको कंप्लेन करेगा और आप पर एक्शन लिया जाएगा। तो जब भी आपके मेंस में आपसे सेकुलरिज्म पर कुछ टॉपिक रहे तो आप ये लिख सकते हैं कि अशोक, इसलिए अशोक द ग्रेट है क्योंकि वो दूसरे धर्म की भी इज्जत करने की बात करते हैं। हमारा संविधान आर्टिकल 25 से 28 रिलीजियस फ्रीडम की बात करता है। हमारा संविधान तो करता है, पर एंशिएंट टाइम से आप देखें कि हमारे देश में रिलीजियस टॉलरेंस की बात होती आई है। अशोक रिलीजियस टॉलरेंस की बात करते आए हैं। वो अलग बात है कि अशोक बुद्धिज्म को मानते हैं, पर वो अपॉइंटमेंट ऑफ हिस्ट्री महामात्राज करते हैं और भी धर्मों को बोलते हैं कि आप अपने धर्म को पालन करें। अगर आपके धर्म को पालन करने में कोई बदमाशी करता है, कोई दिक्कत करता है, तो यू हैव द अपॉइंटमेंट ऑफ हिस्ट्री महामात्राज, जहां पर जाकर आप कंप्लेन करेंगे और आप पर एक्शन लिया जाएगा। तो इस तरह से चीजों को आप समग्रता में समझे और मेंस में लिखेंगे तो आपके आंसर में वेट रहेगा। रॉक एडिक्ट 14 किस चीज की बात करता है? वो रॉक एडिक्ट 14 बात करता है टू लीव अ सिंपल एंड रिलीजियस लाइफ। इतना ही इंपॉर्टेंट है यार, और इससे ज़्यादा जो बाकी रॉक एडिक्ट पढ़ने का कोई मतलब है नहीं, उससे ज़्यादा प्रश्न पूछता ही नहीं है। ओवरबर्डन मत करिए। पहला हॉस्पिटल और हर्बल गार्डन कौन बनाता है? हमारे अशोक बनाते हैं। देश का पहला हर्बल हॉस्पिटल, हर्बल गार्डन, ठीक है, जो अभी आप आयुष कार्यक्रम वगैरह के अंदर चलता है, पहला हॉस्पिटल अशोक बनाते हैं, इसलिए भी अशोक द ग्रेट है। अब आप देखिए, अगर आप अशोक के बारे में पढ़ेंगे तो अशोक के बारे में हमें इंफॉर्मेशन कहां से मिलता है? हमने बताया कि ये जो अक्षर पे जो लिखा हुआ है इसको 1837 में जेम्स प्रिंसिप ने डिकोड किया, पर कुछ चीजें आप देखेंगे कि पिलर पे लिखे हुए हैं और कुछ चीज चट्टान पर लिखे हुए हैं। जो चट्टान पर लिखा हुआ है उसको हम रॉक एडिक्ट बोलते हैं, जो पिलर पर लिखा हुआ है उसको हम पिलर एडिक्ट बोलते हैं। जो पिलर एडिक्ट है वो सब मोनोलिथिक पिलर एडिक्ट है। मोनोलिथिक मतलब क्या होता है कि ऐसा नहीं कि बीच में जोड़ जोड़ के बड़ा बड़ा पिलर खड़ा किया हुआ है, एक पिलर है उसी को तराश के बनाया गया है। और मैक्सिमम जो है ना, ये मिर्जापुर साइड वाला जो रॉक है, चुनार स्टोन्स, उनको लेकर बनाया हुआ है। तो ये चीज पिलर एडिक्ट और रॉक एडिक्ट होता है। अगर आप मेजर पिलर एडिक्ट की बात करें कि टोटल मेजर पिलर एडिक्ट अशोक के समय कितने पाए गए हैं, तो मेजर पिलर एडिक्ट की जो संख्या है वो है 7। अगर मेजर रॉक एडिक्ट के बारे में आपसे पूछा जाए कि कितना मेजर रॉक एडिक्ट अशोक के पाए गए हैं, तो उसका आंसर है 14। अब हमने आपको बताया मोनोलिथिक स्ट्रक्चर। अब पिलर एडिक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। अभी हमने बताया कि टोटल जो मेजर पिलर एडिक्ट हैं अशोक के हैं 7, उसमें 2, 2, 4, 3, 7। देखिए, एक मेजर एडिक्ट है तोपरा में और मेरठ में, एक है कांधार में, ये मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया, ये एक तो है टोपरा और एक है कांधार के साथ कौसंबी होगा। दिस इज करेक्ट, दिस इज कौसंबी, ठीक है। और 3 पिलर स्क्रिप्ट, जो 3 पिलर एडिक्ट हैं अशोक के, एक है रामपुरवा, अरेराज और लौरिया नंदनगढ़। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। जो तोपरा और मेरठ वाला है, जो तोपरा कहां पे है, अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिला में है। ये अभी प्रेजेंट डे दिल्ली में है। ये जो पिलर एडिक्ट हैं, जो पिलर्स हैं, इस तरह के पिलर्स हैं, ये जो पिलर को दिल्ली में ला दिया गया है। कौन लाया है इन पिलर्स को दिल्ली में? फिरोज शाह तुगलक। तोपरा और मेरठ वाले को दिल्ली में ला लिया है, जो मेजर पिलर एडिक्ट हैं। कांधार में एक पिलर एडिक्ट है अशोक का, एक है कौसाम्बी में, और 3 पिलर एडिक्ट हैं रामपुरवा, अरेराज और लौरिया नंदनगढ़। ये तीनों पिलर एडिक्ट अपने प्यारा बिहार में है, अपने खूबसूरत बिहार में है, ब्लिसफुल बिहार में है। रामपुरवा वाला जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमने आगे स्लाइड बनाया है। यहां पर आप देखिए, ये रामपुरवा से मिला हुआ है। रामपुरवा जो इसको डिस्कवर करने वाले व्यक्ति हैं, चूंकि आपके अपने बिहार का है, इसका नाम है कैरलियल। थोड़ा स्पेलिंग देखना होगा, आप एक बार देख लीजिएगा। कैरलियल है इनका नाम, जिन्होंने रामपुरवा वाला खोजा है। रामपुरवा कहाँ है?
चंपारण में है। अगर मैं सही हूं तो वेस्ट चंपारण में है। अगर अगर देखिए, एक तो है चंपारण में है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन मुझे है कि ये ईस्ट चंपारण मतलब मोतिहारी में है कि वेस्ट चंपारण में है। जो मोतिहारी वगैरह साइड के लोग हैं, अगर आप लोग को अगर ज़्यादा पता होगा तो कमेंट बॉक्स में हमें थोड़ा बता दीजिएगा। मुझे जहाँ तक पता है कि वेस्ट चंपारण में है रामपुरवा वाला। अरेराज वाला ईस्ट चंपारण में है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, मोतिहारी के पास है, ये ईस्ट चंपारण में है। और लौरिया नंदनगढ़ ये भी वेस्ट चंपारण में है। फिर भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि हमें पूरा क्लियर नहीं है, हमको थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि कौन वेस्ट चंपारण में है कि ईस्ट चंपारण में है, पर ये फॉर श्योर है कि दोनों चंपारण में है। तो आप आंसर में कमेंट में बता दीजिएगा थोड़ा, ठीक है। और ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। आपसे पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द पिलर एडिक्ट्स आर प्रेजेंट इन बिहार, रामपुरवा, अरेराज एंड लौरिया नंदनगढ़। आंसर हो जाएगा ई, तीनों प्रेजेंट इन बिहार हैं, ठीक है। नाउ लेट अस मूव। अशोक के समय बराबर केव्स का जिक्र हमेशा आएगा। हमने पहले आपको बता रखा है कि अशोक के जो पिताजी हैं वो हैं बिंदुसार, और जो बिंदुसार हैं वो आजीवक संप्रदाय को फॉलो करते हैं। आजीविका सेक्ट, आजीविका सेक्ट किस चीज की बात करता है? मखली गोसाल का सेक्ट है। और मखली गोसाल किसके कंटेम्पररी हैं? महावीर के कंटेम्पररी हैं, बुद्ध के कंटेम्पररी हैं। और एक इनका चार्वक फिलॉसफी है और आजीविका फिलॉसफी है। चार्वक फिलॉसफी तो अलग है। आजीविका फिलॉसफी किस चीज की बात करता है? वो नियति की बात करता है, डेस्टिनी की बात करता है। कहता है कि मनुष्य के कर्म में कुछ नहीं लिखा हुआ है, जो भाग्य में है, जो नसीब में है, जो तकदीर में है वही होना है। तो यही बराबर केव्स जो है आजीविका सेक्ट को दिया जाता है। बराबर केव जो है इसको आप गोरखगिरी भी बोलते हैं, गोरखगिरी हिल्स। किस चीज में इसको गोरखगिरी से कहा गया है? अगर आप महाभारत पढ़ेंगे तो महाभारत में बराबर केव की पहाड़ियों को गोरखगिरी कहा गया है और इसको सप्तघरवा भी कहा गया है। सप्तघरवा मतलब घर मतलब केव, तो सप्तघरवा मतलब 7 केव हैं यहां पर, 4 और ये 3 7, इसलिए इसको सप्तघरवा भी कहा गया है। यहां पर 2 हिल्स हैं, एक तो बराबर की हिल्स है और एक हिल्स का नाम है नागा अर्जुना हिल्स। नागा अर्जुन हिल्स पर ये 3 गुफा हैं और बराबर की गुफा पर ये 4 गुफा हैं। ये जो बराबर की पहाड़ी अभी कहां है? प्रेजेंट डे जहानाबाद में है, गया से 20-25 किलोमीटर की दूरी पर है, वहीं पर है। अब ध्यान से आप देखिए, इसमें एक केव बहुत इंपॉर्टेंट है, सुदामा केव। सुदामा केव जो है, अशोक के पिताजी क्या हैं? बिंदुसार। अशोक जो है अपने 12th ईयर में, अपने रेन के 12th ईयर में इस केव को आजीवक संप्रदाय को डेडिकेट करते हैं। यहां से फिर ये चीज होता है कि अशोक जो हैं रिलीजियस टॉलरेंस वाले आदमी हैं। अशोक द ग्रेट हैं क्योंकि वो फॉलो क्या करते हैं? बुद्धिज्म। डोनेट क्या कर रहे हैं? आजीवक संप्रदाय को। आजीवक संप्रदाय क्या है? वो कंटेम्पररी है, जैन हैं, बुद्ध हैं, मखली घोषाल हैं। ऐसा नहीं कि इनको दबाने की कोशिश कर रहा है और इम्पोज करने की कोशिश कर रहा है कि बस बुद्धिज्म को मानो। वो ये कह रहा है कि आप भी साथ रहिए, मेरे पिताजी फॉलो करते थे और अपने 12वें साल के रेन में सुदामा केव्स का निर्माण करते हैं। वहाँ पर लोमेश ऋषि केव है, कर्ण चौपाल है, विस्मित्रा केव्स हैं। अशोक के ग्रैंडसन हुए, उनका नाम है दशरथ। ये भी बहुत ही एक नेक इंसान है और अशोक के पद चिन्हों पर चलते हैं। ये 3 केव का निर्माण करते हैं, गोपिका केव्स, बपिये का गुफा या बदीती का गुफा। इतना इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछेगा। जो लास्ट रूलर ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी हैं उसका नाम है बृहद्रथ, और ये जो बृहद्रथ है ये पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किल्ड होते हैं 184 BC में, और इस तरह से शुंगा डायनेस्टी स्टार्ट हो जाएगा। मौर्यन डायनेस्टी का अंत होगा और मगध पर शुंग डायनेस्टी स्टार्ट हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। पुष्यमित्र शुंग जो हैं इनके एंसेस्टर्स कहाँ के हैं? इनके एंसेस्टर्स उज्जैन के हैं, मतलब अवंती वाला साइड वहाँ के हैं। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। हमें उम्मीद है कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।